दुनिया जैसा हमने इसे बनाया है, हमारी सोच की एक प्रक्रिया है। इसे हमारी सोच बदले बिना नहीं बदला जा सकता। अल्बर्ट आइंस्टाइन का ये कथन मतलब आज की हमारी चर्चा के लिए एकदम सही बैठता है। नमस्कार और आज की इस खास चर्चा में आप सबका स्वागत है। आज हम पड़ोसी देश नेपाल में जो उथल-पुथल मची हुई है, उस पर गहराई से बात करने वाले हैं। हमारा फोकस रहेगा वहाँ की जनरेशन जेड यानी युवा पीढ़ी के विद्रोह पर, जैसा कि इंडियन एक्सप्रेस के एक विश्लेषण में सामने आया है। और ये विषय सिर्फ नेपाल को समझने के लिए ही जरूरी नहीं है, बल्कि जो लोग यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी, चाहे प्रीलिम्स हो या मेंस। हाँ, बिल्कुल। और जो भी मतलब समसामयिक मामलों में रुचि रखते हैं, उनके लिए भी ये काफ़ी महत्वपूर्ण जानकारी है। तो आज हमारा इरादा यही है कि जो स्रोत हमारे पास हैं उनकी मदद से इस पूरी थोड़ी जटिल सी तस्वीर की परतें खोलें, समझे कि आखिर ये सब क्यों और कैसे हो रहा है। हाँ, और ये स्रोत हमें सिर्फ घटनाओं का ब्यौरा ही नहीं देते हैं। देखिए, ये उन युवाओं के गुस्से के पीछे की वजह है, नेपाल का जो राजनीतिक इतिहास रहा है, उसका संदर्भ, और जो अभी अनिश्चितता बनी हुई है, उसके आगे क्या हो सकता है, इन सब पर भी रोशनी डालते हैं। समझना ये जरूरी है कि ये अचानक भड़का हुआ गुस्सा नहीं है। इसकी जड़ें मतलब काफी गहरी हैं। तो चलिए फिर शुरू से शुरू करते हैं। ये विरोध आखिर पनपे कैसे? सूत्रों के मुताबिक इसकी शुरुआत हुई कुछ महीने पहले, कुछ फेसबुक पेजों से। हाँ, जैसे नेक्स्ट जनरेशन नेपाल नाम का एक पेज था। बिल्कुल। इन पेजों पर नेपाल की जो डावाडोल राजनीतिक हालत थी और खासकर ऊंचे पदों पर जो भ्रष्टाचार फैला था, उस पर बड़े तीखे पोस्ट आने लगे। और दिलचस्प बात यह है कि इन पोस्ट्स के पीछे कोई एक चेहरा या कोई संगठन नजर नहीं आ रहा था। हाँ, पर यह साफ था कि लिखने वाले ज्यादातर युवा थे। मतलब जिनका जन्म 1996 से 2012 के बीच हुआ, जिन्हें हम जेनजी कहते हैं। सही। ये टीनेजर्स और 20-21 साल के युवा थे जो अपनी हताशा, अपनी नाराजगी खुलकर जाहिर कर रहे थे। इनका गुस्सा मुख्य रूप से उस राजनीतिक व्यवस्था के खिलाफ था जिसे वो भ्रष्ट मानते थे, खास तौर से उन नेताओं पर जो 2008 में नेपाल के गणतंत्र बनने के बाद से। हाँ, बारी बारी सत्ता में आते रहे, लेकिन ऐसा लगता था कि उन्हें कोई पूछने वाला नहीं है, कोई जवाबदेही नहीं है। और बड़े नेताओं के बच्चों की जो लग्जरी लाइफस्टाइल थी, उसकी भी खूब आलोचना हुई। नेपो बेबीज, नेपो किड्स जैसे हैशटैग ऑनलाइन ट्रेंड करने लगे। और यहीं पर देखिए कहानी में एक अहम मोड़ आता है। इस ऑनलाइन सक्रियता के बढ़ने से कुछ हफ्ते पहले ही सरकार ने क्या किया कि 26 सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर बैन लगा दिया। अच्छा, इसमें तो फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, एक्स सब बड़े नाम शामिल थे। हाँ, यूट्यूब भी। वजह ये बताई गई कि ये कंपनियां जो तय सीमा थी, उसके अंदर सरकारी अधिकारियों के साथ रजिस्टर नहीं कर पाई। तो इस डिजिटल बैन ने तो आग में घी डालने का काम किया होगा। बिल्कुल। जेनजी के लिए ये प्लेटफॉर्म्स अपनी भड़ास निकालने, बहस करने, एक दूसरे से जुड़ने का सबसे बड़ा जरिया थे। जब वो जरिया ही छीन लिया गया तो उनका गुस्सा कई गुना बढ़ गया। ये उनके लिए जैसे अभिव्यक्ति की आज़ादी पर सीधा हमला था, और इसने उन्हें सड़कों पर उतरने के लिए कहीं ना कहीं मजबूर कर दिया। और यहीं से फिर हालात बिगड़ने शुरू हुए। सोमवार को ये जो ऑनलाइन गुस्सा था वो सड़कों पर दिखने लगा। बड़ी संख्या में युवा प्रदर्शन करने उतरे। लेकिन फिर दुर्भाग्य से स्थिति हिंसक हो गई। पुलिस और सुरक्षा बलों की गोलीबारी में 19 लोगों की जान चली गई। इस घटना ने तो गुस्से की आग को और भड़का दिया होगा। हाँ, बहुत ज्यादा। हालांकि सोमवार शाम तक सरकार ने प्रदर्शनकारियों की एक मुख्य मांग मान ली थी। सोशल मीडिया से बैन हटा दिया गया था। पर तब तक शायद देर हो चुकी थी। वही तो, तब तक आंदोलन का दायरा बहुत बढ़ चुका था। अब ये सिर्फ बैन हटाने की लड़ाई नहीं रही थी। उनकी मांगें ज्यादा बुनियादी थीं। भ्रष्टाचार खत्म हो, समाज में बराबरी आए, युवाओं को रोजगार मिले। ये वो मुद्दे थे जो नेपाल की व्यवस्था की जड़ों से जुड़े हुए थे। और सोमवार को जो बल प्रयोग हुआ, उसने मंगलवार को हालात और बिगाड़ दिए। गुस्साए प्रदर्शनकारियों ने कर्फ्यू मानने से इनकार कर दिया और काठमांडू समेत कई शहरों की सड़कों पर उतर आए। कुछ रिपोर्ट्स तो ये भी कह रही थीं कि कुछ प्रदर्शनकारियों के पास हथियार भी देखे गए। हाँ, और इसके बाद जो हिंसा हुई वो मतलब अभूतपूर्व थी। निशाना सीधे तौर पर राजनीतिक हस्तियों और सत्ता के प्रतीकों पर था। कम से कम 5 पूर्व प्रधानमंत्रियों के घरों को या तो जला दिया गया या उनमें भारी तोड़फोड़ की गई। इसमें केपी शर्मा ओली, पुष्प कमल दहल प्रचंड, माधव कुमार नेपाल, झालानाथ खनाल, शेर बहादुर देवबा, ये सब बड़े नाम हैं। और यहीं रुककर सोचना जरूरी है। यह हिंसा कोई अंधी हिंसा नहीं थी,
जिन नेताओं को निशाना बनाया गया वो सब 2008 के बाद नेपाल की सत्ता के केंद्र में रहे हैं। ये जनजी के लिए उसी व्यवस्था के प्रतीक हैं जिसे वो भ्रष्ट और गैर जवाबदेह मानते हैं। मतलब ये दशकों से पनप रहे गुस्से का एक तरह से विस्फोट था। हाँ बिल्कुल, जो सीधे उन चेहरों पे निकला जिन्हें वो मौजूदा हालात का जिम्मेदार मानते थे। और ये हिंसा काफी व्यक्तिगत और क्रूर भी हुई। खबरों के अनुसार सेना ने कुछ नेताओं को बचाया जरूर, लेकिन उससे पहले उनके साथ मारपीट भी हुई। हाँ, और पूर्व प्रधानमंत्री खनाल की पत्नी राज्य लक्ष्मी चित्रकार की तो काठमांडू वाले घर में आग लगने से जलकर मौत हो गई। ये बहुत दुखद है। और पूर्व पीएम द्योबा और उनकी पत्नी आरजू द्योबा, जो विदेश मंत्री भी हैं, उन पर भी हमला हुआ। द्योबा गंभीर रूप से घायल हो गए। ये घटनाएं दिखाती हैं कि प्रदर्शनकारियों का गुस्सा किस हद तक बढ़ चुका था। ये सिर्फ नीतिगत विरोध नहीं था, बल्कि एक तरह से व्यक्तिगत तौर पर नेताओं से हिसाब चुकाते करने जैसी भावना दिख रही थी। इतना ही नहीं, वित्त मंत्री विष्णु प्रसाद पौडेल और सांसद एकनाथ ठकाल, जो ओली के करीबी माने जाते हैं, उन्हें कथित तौर पर निर्वस्त्र करके घुमाया गया। और पश्चिमी नेपाल के धनगढ़ी में आरजू देवबा का घर, चितवन में प्रचंड का घर, ये सब पूरी तरह तबाह कर दिए गए। काठमांडू घाटी के ललितपुर में नक्खू सेंट्रल जेल में भी आग लगा दी गई। और जेल में आग लगाने का एक और मकसद था शायद। हाँ, वहां से राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी आरएसपी के प्रमुख रवि लामिछाने को छुड़ा लिया गया। ये पार्टी भ्रष्टाचार विरोधी मंच पर काफी मुखर रही है। अच्छा, रवि लामिछाने, वो पूर्व टीवी एंकर हैं और ओली के मुखर आलोचक माने जाते हैं ना? बिल्कुल। तो ये लामिछाने को छुड़ाने की घटना भी अपने आप में सांकेतिक है। ये दिखाता है कि प्रदर्शनकारी मौजूदा व्यवस्था के विरोधियों को शायद अपना नायक मान रहे हैं और उन्हें सक्रिय राजनीति में वापस लाना चाहते हैं। ये पूरी हिंसा एक तरह से पुराने राजनीतिक ढांचे को ध्वस्त करने और नए चेहरों को आगे लाने की कोशिश जैसी दिखती है। तो इन सब घटनाओं का नतीजा क्या निकला? मंगलवार को केपी शर्मा ओली सरकार ने इस्तीफा दे दिया। हाँ, इस्तीफा तो दे दिया। लेकिन अब सवाल ये है कि नेपाल में सत्ता किसके हाथ में है? मंगलवार तक तो स्थिति बिल्कुल अस्पष्ट थी। संसद भंग करने तक की मांगे उठ रही थीं। ये स्थिति वाकई अभूतपूर्व है। देखिए, ये सिर्फ एक राजनीतिक संकट नहीं, बल्कि एक गहरा संवैधानिक संकट है। ऐसी आशंका है कि मौजूदा राजनीतिक व्यवस्था और शायद संविधान भी खतरे में पड़ सकता है। जब चुनी हुई सरकार इस्तीफा दे दे, सड़कों पर हिंसा हो और भविष्य का कोई नक्शा साफ ना हो, तो देश अनिश्चितता के भंवर में फंस जाता है। बिल्कुल। इस बीच सेना प्रमुख जनरल अशोक राज सिंघदेल ने शांति बनाए रखने की अपील की है। खबरें हैं कि उन्होंने काठमांडू के मेयर बालिद शाह जैसे कुछ नेताओं से मिलकर राष्ट्रीय सुलह के लिए रास्ता निकालने की बात भी की है। हाँ, तो यहाँ सेना की भूमिका क्या हो सकती है? ये एक बड़ा और पेचीदा सवाल है। नेपाली सेना ने कहा है कि वो मंगलवार शाम से सुरक्षा का जिम्मा संभालेगी और लोगों से सहयोग मांगा है। क्या सेना सीधे सत्ता संभाल सकती है? देखिए, सीधे तौर पर सेना की सत्ता संभालने की संभावना कम ही लगती है। नेपाल का इतिहास इस मामले में थोड़ा अलग रहा है। लेकिन सरकार के न होने की स्थिति में शांति बहाल करना और शायद अलग अलग राजनीतिक गुटों का बीच बातचीत का एक मंच तैयार करने की जिम्मेदारी सेना पर आ सकती है। ये बहुत ही नाजुक काम होगा। हाँ, संतुलन साधना बेहद जरूरी होगा इसमें। बिल्कुल। और इस संकट में राजनीतिक विपक्ष कहाँ खड़ा है, ये भी कुछ साफ नहीं है, क्योंकि जैसा हमने देखा, प्रदर्शनकारियों ने तो लगभग सभी पुराने और बड़े नेताओं को निशाना बनाया है। सही बात है। पर कुछ नए या वैकल्पिक चेहरे जरूर उभरे हैं, जैसे 30 साल के पूर्व रैपर और काठमांडू के लोकप्रिय मेयर बालिन शाह। हाँ, बालिन शाह काफी लोकप्रिय हैं युवाओं में। और जेल से छुड़ाए गए आरएसपी नेता रवि लामिछाने। इन दोनों ने जेनजी प्रदर्शनकारियों का समर्थन किया है। वहीं दूसरी तरफ राजशाही समर्थक राष्ट्रीय प्रजातंत्र पार्टी आरपीपी है, जो संसद से सामूहिक इस्तीफे के बारे में सोच रही है। और एक और किरदार है इसमें, पूर्व राजा ज्ञानेंद्र शाह। हाँ, उनकी क्या भूमिका हो सकती है? उन्होंने हिंसा में मारे गए लोगों के परिवारों के प्रति संवेदना जताई है, घायलों के ठीक होने की कामना की है, और अहम बात यह है कि उन्होंने सभी पक्षों से तुरंत बैठकर संकट का हल निकालने की अपील की है। तो इस अपील के क्या मायने निकाले जा रहे हैं? देखिए, इस अपील से ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं कि शायद वो पुराने, मतलब गणतंत्र बनने से पहले वाले संविधान के तहत राजा जैसी कोई भूमिका निभाने को तैयार हों। लेकिन क्या उन्हें मुख्यधारा की पार्टियों से समर्थन मिलेगा? ये कहना अभी मुश्किल है। हाँ, मुश्किल है, लेकिन उनकी अपील ने राजनीतिक गलियारों में एक नई चर्चा जरूर छेड़ दी है।
संभावना यही है कि पहले किसी राजनीतिक एजेंडे पर सहमति बने, उसके बाद शायद कोई अंतरिम सरकार बने। इस पूरी स्थिति को और बेहतर समझने के लिए नेपाल के हाल के राजनीतिक इतिहास पर एक नज़र डालना शायद बहुत जरूरी है। हाँ बिल्कुल। जैसा कि स्रोत बताते हैं, केपी शर्मा ओली 15 जुलाई 2024 को पीएम बने थे और कुछ ही हफ्तों में मंगलवार को इस्तीफा देना पड़ा। लेकिन ये अस्थिरता कोई नई बात तो है नहीं नेपाल के लिए। नहीं, बिल्कुल नहीं। 2008 में गणतंत्र बनने के बाद से अब तक सोचिए 14 सरकारें आ चुकी हैं और किसी ने भी अपना 5 साल का कार्यकाल पूरा नहीं किया। 14 सरकारें, ये तो बहुत ज्यादा है। हाँ, अगर बहुत संक्षेप में देखें तो 1951 तक राजशाही रही, फिर लोकतंत्र आया। 1961 में राजा महेंद्र ने पंचायत व्यवस्था लागू कर दी, जिसमें पार्टियों पर बैन था। फिर 1990 में बड़े जन आंदोलन के बाद फिर से बहुदलीय लोकतंत्र आया, लेकिन 1996 में माओवादियों ने हथियार उठा लिए। हाँ, वो गृह युद्ध का दौर था, काफी लंबा चला। हाँ, 1 दशक लंबा गृह युद्ध, जिसमें 17,000 से ज्यादा जाने गईं। आखिरकार 2008 में राजशाही खत्म हुई और नेपाल एक संघ लोकतांत्रिक गणराज्य बना। माओवादी नेता प्रचंड प्रधानमंत्री बने और 2015 में नया संविधान लागू हुआ। ओली पहली बार तभी पीएम बने थे, है ना? हाँ, 2015 में। ये छोटा सा इतिहास ही उन गहरी समस्याओं और अस्थिरता के चक्र को दिखाता है जो आज के गुस्से को हवा दे रहे हैं। बार बार सरकारें बदलना, राजनीतिक वादे पूरे ना होना, भ्रष्टाचार के लगातार आरोप, इन सब ने मिलकर लोगों में, खासकर युवाओं में, पूरी व्यवस्था के प्रति एक गहरा अविश्वास पैदा कर दिया है। तो आज जो गुस्सा सड़कों पर दिख रहा है वो असल में सालों की इसी निराशा का नतीजा है। बिल्कुल। अब आते हैं भारत के दृष्टिकोण पर। जाहिर है पड़ोस में इतनी बड़ी उथल पुथल हो तो भारत की चिंता बढ़ना लाजमी है। भारत इस स्थिति को कैसे देख रहा है? हाँ देखिए, भारत के लिए ये स्थिति चिंताजनक तो है ही, साथ ही बहुत नाजुक भी है। नाजुक इसलिए क्योंकि अतीत में भारत पर नेपाल की अंदरूनी राजनीति में दखल देने या किसी एक पक्ष का साथ देने के आरोप लगते रहे हैं। अच्छा। हाँ, जब भारत ने राजशाही खत्म करने और माओवादियों को मुख्य धारा में लाने की अंतर्राष्ट्रीय कोशिशों का समर्थन किया था, तब उसके जो पारंपरिक दोस्त रहे, जैसे राजशाही समर्थक और नेपाली कांग्रेस पार्टी, वो कुछ हद तक उससे दूर हो गए थे। तो अब भारत को हर कदम फूंक फूंक कर रखना होगा। बिल्कुल। भारत स्थिति पर बारीकी से नजर बनाए हुए है। मंगलवार देर शाम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत की कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी यानी CCS की बैठक ली, जिसमें नेपाल के हालात पर चर्चा हुई। और प्रधानमंत्री ने कहा, नेपाल में हिंसा हृदय विदारक है। नेपाल की स्थिरता, शांति और समृद्धि हमारे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। ये बयान साफ दिखाता है कि भारत नेपाल में शांति चाहता है और उसकी स्थिरता में अपना हित देखता है। तो आज हमने इंडियन एक्सप्रेस और अन्य स्रोतों के आधार पर नेपाल में हालिया घटनाओं के पीछे के जो जटिल कारण हैं उन्हें समझने की कोशिश की। हमने देखा कि कैसे जेन जी का गुस्सा फूटा, कैसे इसका संबंध नेपाल के अस्थिर राजनीतिक इतिहास से है और कैसे भविष्य अनिश्चितताओं से भरा है। हाँ। और यूपीएससी की तैयारी करने वालों के लिए तो ये टॉपिक बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये न केवल पड़ोसी देश के आंतरिक मामले, क्षेत्रीय स्थिरता, बल्कि भारत की विदेश नीति से भी जुड़ा है। बिल्कुल। और जो भी दुनिया में क्या चल रहा है, इस पर नजर रखते हैं, उनके लिए भी ये समझना जरूरी है। और जाते जाते एक सवाल मैं सबके सोचने के लिए छोड़ना चाहूंगा। क्या नेपाल में जो हो रहा है वो सिर्फ वहीं की कहानी है, या ये दुनिया भर में युवा पीढ़ी के बढ़ते गुस्से, पारंपरिक राजनीति से उनके मोह भंग और बदलाव लाने की उनकी जबरदस्त इच्छा का एक बड़ा संकेत है? ये एक बहुत अहम सवाल है। हाँ, वैश्विक स्तर पर युवा आंदोलनों, डिजिटल एक्टिविज्म और राजनीतिक बदलाव की दिशा के बारे में ये घटना हमें क्या सिखाती है? इस गहन चर्चा पर आपकी क्या राय है? क्या आपके मन में कोई सवाल है, खासकर सिविल सेवा परीक्षाओं के नजरिए से? हमें नीचे टिप्पणी में जरूर बताएं। यदि आपको यह विश्लेषण उपयोगी लगा तो कृपया इसे लाइक करें और यूपीएससी तथा अन्य समसामयिक मामलों पर ऐसी ही गहन चर्चाओं के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हाँ, आपके सवाल और सुझाव हमारे लिए महत्वपूर्ण हैं। अगली बार फिर मिलेंगे एक और विषय के विस्तृत विश्लेषण के साथ। नमस्कार। नमस्कार।